Hello everyone, this is Jay and today I will talk about UPSC answer writing. ठीक है? So in UPSC answer writing I will talk about two things. The first is the significance, that is why do we need to learn UPSC answer writing, and the second part is decryption. Decryption means understanding or decoding the different aspects of a question. ठीक है? So if we have to write a very accurate answer, correct answer, to score more numbers, you have to write a very accurate answer, and to write accurate answer, you must be able to decode the key demand of the questions and different aspects of a question. ठीक है? तो ये हमारा डिस्कशन जो है डिक्रिप्शन के सेकंड पार्ट में होगा. फर्स्ट पार्ट में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ आंसर राइटिंग. व्हाई डू वी नीड टू लर्न यूपीएससी आंसर राइटिंग? See, it is not that we have not written question and answers so far. If you take our school time or college, perhaps we have written thousands and thousands of questions. ठीक है? But why we need to learn about UPSC answer writing? देखिए, the fundamental difference between school, college, that of UPSC is that कि school और college में होता है क्या है कि the content that you prepare is very limited. Moreover, the questions that are asked are again limited. एंड द वर्ड लिमिट इज ऑल्सो नॉट दैट मच, है ना. मतलब कि जो टाइम लिमिट है और वर्ड लिमिट है उसमें काफ़ी अच्छा बैलेंस बना रहता है. बट इफ़ यू सी कि जो यूपीएससी के टॉपिक्स हैं, एंड इफ यू स्टार्ट लर्निंग कंटेंट अराउंड एवरी टॉपिक, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड यू कीप ऑन रिसर्चिंग ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. ठीक है? सो देर इज नो लिमिट टू द कंटेंट. सेकेंडली, यू हैव टू आंसर 20 क्वेश्चंस. So 20 questions as such is not a big thing, but the given the word and time limit is again addressing all the questions properly and accurately is very challenging. Third is the word limit, है ना. If you see कि in UPSC you get 180 minutes and you have to write 4000 words. ठीक है? दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. द फर्स्ट आर 10 मार्क्स, द सेकेंड आर 15 मार्क्स. 10 मार्क्स में आपको 150 वर्ड का लिमिट होता है, 15 मार्क्स में 250 वर्ड का लिमिट होता है. ठीक है? तो आप कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू 4000 वर्ड्स इन 180 मिनट्स. मोर ओवर, जो यूपीएससी का कंटेंट होता है, क्वेश्चन जो आपका आंसर होता है वो बहुत ही एनालिटिकल होता है. ठीक है? स्कूल टाइम में मोस्ट ऑफ अस हैव हैड साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड. हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग जरूर पढ़ते हैं, बट मोर सो इन इंटरमीडिएट. ठीक है? जो हाई स्कूल की हिस्ट्री ज्योग्राफी वो काफ़ी फैक्चुअल होती है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नहीं होती है. तो यूपीएससी में क्या होता है कि इन यूपीएससी जो कंटेंट होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है. जो टाइम एंड वर्ड मैनेजमेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है. मोर ओवर, जो क्वेश्चंस होते हैं ये एनालिटिकल होते हैं. इट मीन्स यू हैव टू थिंक before you have to write, and you have to think and figure out your answer and write in the same given 180 minutes. You don't have any extra time. Like essay में जब आप लिखते हो ना, तो you can complete your essay in 2 hours and you can take 1 hour for like thinking and organizing your essay. ठीक है? तो इसमें आप देखें कि whenever you are sitting in the examination hall में क्या होगा कि you have 20 questions to handle, you have to write 4000 words and in the given 180 minutes, है ना. तो अगर आप देखेंगे 20 क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन होते हैं, दे आर ऑफ 150 वर्ड लिमिट, रिमेनिंग 10 क्वेश्चन आर ऑफ 250 वर्ड लिमिट. ठीक है? तो अगर आप इसका मैथमेटिक्स करें तो इट टर्न्स आउट कि दैट जो 10 मार्क्स होते हैं, यू हैव अराउंड 7 मिनट्स to write 150 word answer for 10 mark questions each of them. ठीक है? and for the second set of questions जो 250 word का है, you will have 11 minutes to write. अब देखें कि 11 into 10, 7 into 10, ये कितना हुआ 70, ये 110, इट इज प्लस कर दें आप इसको 180 मिनट्स. ठीक है? तो ये ब्रॉड कैलकुलेशन है आपके दैट जो 10 मार्क्स के होते हैं उसको आपको 7 मिनट में लिखना होता है, और जो 15 मार्क्स के होते हैं उसको आपको 11 मिनट में लिखना होता है. अब देखें, लिखना तो एक बात है, दूसरी जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यू हैव टू फिगर आउट द वेरी एक्यूरेट आंसर इन द एग्जामिनेशन हॉल इटसेल्फ. ठीक है? मीन्स कि यू हैव टू राइट वेरी एक्यूरेट आंसर, है ना. जो कहते हैं पॉपुलरली कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड आंसरिंग.
ठीक है। राइटिंग में जो भी आप जानते हो यू कैन रिप्रोड्यूस दैट, है ना। और यही हम लोग करते रहते हैं, चाहे वो स्कूल रहा हो चाहे कॉलेज रहा हो, जो हम लोग जानते हैं वो हम लिख देते हैं। बट आंसरिंग इज डिफरेंट। फॉर आंसरिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ओनली देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। अच्छा, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अच्छा, समझ में आ गया क्या आंसर करना, तो फिर चैलेंज है कि जो उसका कोर डिमांड है, अराउंड कोर डिमांड यू हैव टू फिगर आउट सम 5 to 6 पॉइंट्स। क्या आपके पास ये पॉइंट्स हैं? सी, जहां तक पॉइंट्स की बात है, इट विल कम फ्रॉम योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रिवीजन, है ना। आंसर राइटिंग स्किल चाहे प्रैक्टिस जो भी आप कह लें उसको, ठीक है, ये इसलिए जरूरी है कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो, ठीक है। एक्यूरेसी इंप्रूव कैसे होगी? व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। अंडरस्टैंड समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, you will be better able to manage your time limit and word limit, टाइम लिमिट एंड वर्ड लिमिट, दो चीजें। तीसरी बात यह है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना, यू हैव 20 क्वेश्चंस, ठीक है। यू कैन डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज मे बी अराउंड 8 to 11 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टूडेंट्स, विच आर फेयरली easy to handle compared to the rest of the 9 or 11 questions, ठीक है। Then there are 5 to 6 questions जहां पे कि you will struggle but eventually you will be able to manage the content for this 5 to 6 questions। अच्छा, 3 to 4 questions ऐसे होंगे जहां पे कि it is very difficult to answer them properly, very difficult, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये बात कह रहा हूं कि ड्यू टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यू विल एबल टू मैनेज द वर्ड एंड टाइम लिमिट, तो पहली बात तो ये है कि जो ये क्वेश्चंस हैं यू विल बी एबल टू कंप्लीट देम बिफोर टाइम, है ना। इनमें क्वेश्चंस में यू विल हैव सम टाइम टू थिंक एंड राइट, और ये जो 4-5 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, यू विल हैव रिलेटिवली मोर टाइम देन अदर्स टू थिंक एंड राइट। अब देखिए होता क्या है कि ये जो 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रैक्टिकल आपको मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल का, ये जो 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, इनमें जो मेन चैलेंज ये होता है कि इफ यू आर एबल टू मैनेज 1 पेज प्रॉपर कंटेंट देन इट्स मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी, है ना। वहाँ पे आप देखें कि जो लोगों का पेपर कॉपी होता है, दे आर वेरी लाइटिंग 2-3 वर्ड्स और सिंपली इंट्रोडक्शन, सिंपली कंक्लूजन, है ना, मे भी कुछ स्कीमेटिक बना लिया टूटा फूटा, ठीक है। मतलब कि दे आर सिंपली बेगिंग फॉर 0.5 और 1 मार्क्स इन दिस 3-4-5 क्वेश्चंस दैट दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैंडल, ठीक है। अच्छा, वन थिंग आई कैन अश्योर यू दैट कि ये जो क्वेश्चंस होंगे you will be able to handle better than others, first thing. Second thing is that ki in all the questions, if you are writing very accurate answer, definitely, trust me, very definitely you will be able to get either 0.5 or 1 marks extra over others, ठीक है। now let's say कि you are securing 0.5 marks extra over others. in the entire paper you will have 79 questions, ठीक है। 79 क्वेश्चंस में इफ यू टेक 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा ओवर अदर्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस, चाहे फॉर कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेट्स से टेक 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस में भी स्टिल यू आर स्टिल गेटिंग 30 मार्क्स एक्स्ट्रा, एंड 30 मार्क्स कैन आइदर गेट यू इनटू द लिस्ट, फाइनल लिस्ट, और इट कैन थ्रो यू आउट ऑफ द लिस्ट। तो सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेली आंसर राइटिंग, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी। अच्छा, होता क्या है ना कि वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू कैन कंप्लीट योर आंसर इन लिमिटेड वर्ड्स और रादर इन लेस देन द वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट आपको दिया गया है, लेट्स से कि द क्वेश्चन इज ऑफ 250 वर्ड्स, सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक प्रॉपरली, यू कैन कंप्लीट इट इन 200 वर्ड्स। और कोई दिक्कत नहीं है, 200 वर्ड्स में अगर आपने अपने आंसर को आप प्रॉपरली एड्रेस कर पाए, दैट्स फाइन, नो इशू। आप देखें कि इंटरव्यू में यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द बोर्ड मेंबर्स इन ए वेरी लेस नंबर ऑफ वर्ड्स, आपके पास टाइम वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। सो
अगर आप इफ यू आर प्रैक्टिसिंग आंसर डेली, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हु इज इवेल्युएटिंग is giving you proper feedback that improves the quality of your answer. ठीक है, once you understand, accuracy will improve. With accuracy you will save time and you will be able to complete your answer in less than the given word limit. देखिए जो 250 वर्ड लिमिट होता है ना, चाहे 150 होता है, दिस इज द मैक्सिमम. यू शुड नॉट एक्सीड दिस वर्ड लिमिट. हालांकि द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड्स, बट ना जो जितने पेजेस आप लिखे होते हैं, जितने लाइन्स आप लिखे होते हैं, वो देख के समझ में आ जाता है वेदर यू हैव एक्सीडेड और नॉट. ठीक है, तो अगर मान लो कि 10-15 वर्ड्स आपने एक्सीड कर लिए जाते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट इट इज वेरी स्मार्ट इफ यू आर कंप्लीटिंग योर आंसर, एड्रेसिंग द की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इन लेस देन द वर्ड लिमिट. ठीक है, अच्छा, आपने टाइम मैनेज कर लिया, वर्ड लिमिट मैनेज कर लिया, so you will be able to spare more time for this second set of 10 questions that demand time and maybe some analytical thinking from you. ठीक है, so this is the broad significance of a daily answer writing with quality feedback. ठीक है, all right. So this was about the significance of daily answer writing. The second part is decryption. ठीक है, so I have some set of questions in each of the decryption parts, like parts of the question singular plural. इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये क्वेश्चन को. ऑल राइट, सो किसी भी क्वेश्चन में, यू टेक एनी क्वेश्चन, इट विल हैव more than 2 of these 6 things. What are these 6 things? Parts of the question, how many parts the question has. So if you are able to identify the parts of the question, how it will help is that कि you will be able to identify suitable headings. ठीक है, let's say question has one part, first part and second part. तो पहला क्या होगा कि सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, है ना. मतलब कि अगर आपने बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन दिया, देन यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर, तो यू विल गिव फर्स्ट हेडिंग टू एड्रेस द फर्स्ट पार्ट, देन यू विल गिव सेकेंड हेडिंग टू एड्रेस द सेकेंड पार्ट. अगर उससे ज़्यादा है देन सुटेबली यू हैव टू गिव हेडिंग्स. मोर ओवर होता क्या है कि यू हैव 250 वर्ड लिमिट और 150 वर्ड लिमिट. ठीक है, इस 150 वर्ड लिमिट में यू हैव टू लेट्स से एड्रेस 1, 2, 3 पार्ट्स. अब इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द लिमिटेड वर्ड अमाउंट, वर्ड नंबर दैट यू हैव, इफ यू नो कि किसी क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, देन यू विल राइट ए वेरी बैलेंस्ड आंसर. बैलेंस्ड कैसे कि लेट्स से कि आपने 250 वर्ड लिमिट का है, यू आर गिविंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. आफ्टर गिविंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, लेट्स से यू हैव 210 वर्ड लिमिट लेफ्ट. तो इसमें क्या होगा कि द फर्स्ट पार्ट यू विल राइट अराउंड 70 वर्ड्स. अब कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, बट स्टिल यू कैन टेक इट एज 65 to 75 और इवन 60 to 80, है ना. सेकेंड पार्ट में भी यू विल राइटिंग अप्रॉक्सीमेटली 70 वर्ड्स एंड थर्ड पार्ट में भी अप्रॉक्सीमेटली 70 वर्ड्स. ठीक है, कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं है, बट दिस द जनरल अंडरस्टैंडिंग. होता क्या है कि यू विल एबल टू डू जस्टिस विद द ऑल द पार्ट्स आस्क्ड. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? वाई डू वी नीड टू राइट ए बैलेंस्ड आंसर? द थिंग इज दैट कि वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन बिफोर यू, it is possible that out of the first, second and third parts, maybe you have more words, more understanding of the third part. So you will end up writing more than 100 or around 130, 140 words just on the third part. And if you are doing that, you are not able to do justice with the first part and the second part. है ना? So पहली बात तो ये है कि you must have some understanding of the second part, first part and second part. Even if you have little more understanding or content of the third part, fine, आपने अगर 10-20 वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट स्टिल यू हैव टू राइट ए वेरी बैलेंस्ड आंसर, है ना. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, सेकेंड इज दैट कि सिंगुलर एंड प्लूरल, वेदर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज इन सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, you can see कि very clearly there are 20 questions in the paper
and different demands of the question are framed differently. Some of them are singular, some of them are plural. Let's take the example of impact and impacts. ठीक है, इम्पैक्ट इम्पैक्ट से फर्क है, यहाँ बहुत क्लियरली कि यू हैव टू राइट मोर देन 2 और मोर देन 1. ठीक है, तो आपके पास 3, 4, 5 जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने होते हैं. जहाँ पे सिंगुलर होता है, माई सजेशन इज दैट कि गो फॉर राइटिंग इन ए पैराग्राफ फॉर्म. पैराग्राफ फॉर्म में आपने लिखा, एंड इफ यू हैव मोर देन 1 पॉइंट यू कैन ट्राई टू राइट द अदर पॉइंट्स एज सब पॉइंट ऑफ द फर्स्ट मेजर पॉइंट. ठीक है, तो मतलब कि the moment you see the question, things must be very clear to you that whether the demand is in singular or plural. ठीक है. Third part is trap practice. कई बार क्या होता है कि in questions that they are right, the question is of maybe 3, 4, 5 line, है ना. यहाँ तक कुछ बातें की गई हैं, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है. द क्वेश्चन सीम्स वेरी बिग बट इट्स एक्चुअली वेरी स्मॉल. और मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल उसमें. तो ट्रैप प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. यू आर नॉट गेटिंग ट्रैप्ड इनटू द unnecessary part of the question. Maybe the question has a big statement and it is just setting the context. It is not asking you anything. जो statements होते हैं many a time they don't ask you anything. They are just there to set the context of the question, maybe the tone of the answer. ठीक है, तो वहाँ पे we have to be very careful. अदरवाइज होगा क्या कि अगर लेट्स से कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, इट सीम्स लाइक सो मच बिग, और पूछा यहाँ से है बस, सो यू विल एंड अप राइटिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, एंड होगा क्या कि बाय द टाइम यू कम टू द एक्चुअल पार्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू हैव वेरी लेस वर्ड लेफ्ट. ठीक है, देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रैप एंड व्हाट इज कोर इन ए क्वेश्चन. अच्छा, ट्रैप से एक टर्म आता है कोर का. ठीक है, विल सी कोर थ्रू वेन डायग्राम. तो कोर का मतलब ये है द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. So if you are not getting trapped, you will be able to identify the core. ठीक है. Flow of the question very easy होता है. It is mostly in a temporal context. Temporal means कि whether the question is flowing from a past to present or from present to future. ठीक है, or from present to past. ठीक है, तो ये होता है flow of the question. इसका significance ये होता है कि जो आपका आंसर होगा, है ना, the tense of your answer must be as per the flow of the question, है ना. लेट्स से कोई गुप्ता पीरियड के बारे में आर्ट की बात की गई है, तो आपका कोई जो क्वेश्चन होगा पास्ट टेंस में होगा. ठीक है, फ्यूचर टेंस में नहीं होगा. सो देयर आर स्टूडेंट्स फॉर हुम द ग्रामर इज काइंड ऑफ चैलेंजिंग, इंग्लिश ग्रामर, तो उनके लिए थोड़ा सा ही हेल्पफुल यहाँ पे हो जाता है. क्वालिफाइंग द थिंग, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, है ना. तो 6 चीजें रादर: पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सिंगुलर और प्लूरल, ट्रैप प्रैक्टिस, कोर, फ्लो ऑफ द क्वेश्चन एंड क्वालिफाइंग द थीम. नाउ कमिंग टू द एक्चुअल क्वेश्चंस. फर्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. अब देखें यहाँ पे द क्वेश्चन सेज दैट बाय द वे दीज आर ऑल PYQs. सभी जो है दे आर PYQs. The first question says that कि list the Central Asian republics and identify those of particular strategic and economic importance. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना, you don't have to write much about them. ठीक है. Then it says that examine the opportunities and bottlenecks in enhancing relations with these countries. Read it again. List the Central Asian republics. ठीक है, list the पहला पार्ट. सेकेंड इज आइडेंटिफाई दोज ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सेकेंड पार्ट. थर्ड इज एग्जामिन द अपॉर्चुनिटीज, थर्ड पार्ट. एंड बॉटलनेस, दैट इज चैलेंजेस, फोर्थ पार्ट. ठीक है, तो अब देखें कि दिस क्वेश्चन हैज 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स. इन द फर्स्ट पार्ट लेट्स से देयर आर 5 कंट्रीज, है ना, आपने सिंपली लिस्ट कर दिया. इन सेकेंड पार्ट जो ये जो 5 कंट्रीज हैं, आप यू हैव टू पॉइंट आउट कि विच ऑल कंट्रीज आउट ऑफ दिस 5 कंट्रीज आर ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड विच वन आर ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस.
इट इज़ पॉसिबल दैट कि एक कोई कंट्री हैज़ बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. So we'll not go into the content part of the answer. We'll just try to understand the different aspects of a question. ठीक है? So I hope this question is very clear. कि first part है कि list the countries. Second part is identify those of particular strategic and economic importance. Third is examine the opportunities and fourth is bottlenecks. ठीक है? All right. Coming to question number second. Sorry. ठीक है? कौन सा ले? इसको ले लेते हैं. Highlight the structure, objectives and role of Advertising Standards Council of India. In what ways has the August 2006 government notification made it more effective? ठीक है, ये है Advertising Standards Council of India के बारे में. Now see, highlight the structure, objective and role. ठीक है, स्ट्रक्चर एक चीज़ होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है ना, कौन चेयरमैन है, कौन डेप्यूटी चेयरमैन एंड ऑल है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, एम क्या क्या है. ठीक है, एंड रोल, हाउ इट विल ट्राई टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स. अब देखें, इफ़ यू सी दिस ऑल आर डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. ठीक है, आप देखें कि अगर लेट्स से कि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में दिस प्रेसिडेंट, दिस प्राइम मिनिस्टर, दिस अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन देर आर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. तो ये स्ट्रक्चर की बात होगी. उसके बाद ये अपनी चीज़ें आए तो जो गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एंड ऑल है, तो ये स्ट्रक्चर की बात होगी. गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मे बी वेलफेयर ऑफ द पीपल, मे बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, एंड हाउ इट विल ट्राई टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, मे बी डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज एंड ऑल. ठीक है, तो ये है इसका ये this question is about Advertising Standards Council of India. So it has first three parts are structure, objectives and role. Now coming to the fourth part, in what way has the August this notification made it more effective? तो ये चला गया, हो गया fourth part. Again this question has four parts, first, second, third and fourth. ठीक है, coming to the third question, what are the salient features of inclusive growth? वेरी स्ट्रेट, वॉट आर द सेलिएंट फीचर्स, ये आपका पहला पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, हैज़ इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच ए ग्रोथ प्रोसेस? यू कैन एग्री और यू कैन डिसएग्री. ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया. एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स. अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये दोनों अलग अलग पार्ट नहीं है, एनालाइज एंड सजेस्ट. सो फर्स्ट पार्ट इज सेलिएंट फीचर्स, सेकेंड पार्ट इज वेदर द इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ और नॉट, थर्ड पार्ट इज एनालाइज एंड सजेस्ट. इसमें आपको क्या करना है कि वी हैव टू एनालाइज मीन्स कि एनालाइज द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सॉल्यूशन. तो ये आपका लेट्स से कि यू आर सजेस्टिंग फोर पॉइंट्स. तो चारों पॉइंट में क्या होगा कि इन ईच एंड एवरी पॉइंट देन विल बी एनालिसिस एंड सजेशन, दोनों होगा. तो इस क्वेश्चन में देयर आर थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज सैलिएंट फीचर, सेकंड पार्ट इज एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ और नॉट, थर्ड पार्ट इज एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. आई होप this is clear. ठीक है, so this was about parts of the question and चाहे 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 4 पार्ट हो, you have to write a very balanced answer, है ना. and for each of the parts there has to be subheading. ठीक है, now coming to the second aspect, that is singular or and plural. So the first question here is that what are the aims and objectives of the McBride Commission of UNESCO and what is India's position on this? What is, यहाँ पे देखिए ये प्लूरल है, ये दोनों प्लूरल है, यहाँ पे ये सिंगुलर है. ठीक है, तो आपने लेट से कि पहले आपने एम्स की बात की, ऑब्जेक्टिव्स की बात की, फिर उसमें जो है आप क्या करेंगे कि यू विल गिव आउट द इंडियाज पोजिशन ऑन दिस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, इस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा कि यू विल पॉइंट आउट वन पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द एम्स एंड वन पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द ऑब्जेक्टिव्स. हालांकि ये बहुत डीप हो जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड और डिफरेंशिएट बिटवीन इंडियाज पोजीशन ऑन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बट स्टिल यू शुड नो दिस. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, नॉट मेनी ईयर्स अगो river linking was a concept but it is becoming reality in the country.
देखें, दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू एनीथिंग, सॉरी दिस स्टेटमेंट यहाँ फ्रॉम नॉट मेनी टू कंट्री, it is not asking you anything, it is just kind of setting the context for you to start the discussion. Next it's saying that discuss the advantages of river linking and its possible impact. ठीक है, see here, advantages that is plural, impact that is singular, and it is obvious that when you are addressing such kind of questions on environment, you will certainly have more number of points regarding its possible impact on the environment. बट जो डिमांड है वो सिंगुलर में है, फिर क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, ठीक है, एंड ट्राई टू राइट मोर number of words on this. And if you have, let's say, remaining 3 impacts in your mind, you can write the remaining 3 impacts in less number of words, or you can connect and write it as sub points A, B and C. लेकिन ये जो है आपका, ये एक बड़ा पॉइंट होना चाहिए, ये मेरा सजेशन है यहाँ पे, ठीक है। जनरली होता है क्या है कि चाहे इम्पैक्ट हो चाहे इम्पैक्ट्स हो, स्टूडेंट्स एंड अप राइटिंग मे बी 2 लाइन ऑन ईच ऑफ द 5 इम्पैक्ट्स, ठीक है। मेरा सजेशन ये है कि दैट यू शुड फोकस मोर ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट इम्पैक्ट, and if we have more number of points to write, you can connect the other 2-3 points with the first point, ठीक है। So here is the role of understanding whether the demand is in singular and plural. Demand क्या है यहाँ पे, advantages as well as the possible impact of river linking, ठीक है। Coming to the third question, discuss the factors of for localization of agro-based food processing industries of northwest India, ठीक है। यहाँ बहुत क्लियर है, इट्स टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स, तो डेफिनेटली विल हैव मोर देन 1 फैक्टर, 4-5 फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेबर हो सकता है, लैंड अवेलेबिलिटी हो सकता है, सो विल हैव मोर देन 1 फैक्टर्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एंड वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन। कमिंग टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, ट्रैप प्रैक्टिस। देखिए ये बहुत क्रिटिकल होता है ट्रैप प्रैक्टिस, बिकॉज की होता क्या है ना कि the examiner is looking for such kind of questions. Reason being they know ki whether the student is able to understand the demand of the question is not. And if you are able to understand the demand of the question, trust me, half of the job is done there itself. ठीक है। Now we will see कि ये कैसे होता है। Drought has been recognized as a disaster in view of its special expense. Special expense means रीजन। ड्राउट मीन्स कि आप समझें कि कोई भी कभी अगर सूखा पड़ा है, ड्राउट हुआ है, तो उसका रीजनल एक्सटेंट कितना होगा, है ना। पर्टिकुलरली यू कैन सी कि जो ड्राईलैंड रीजन्स होते हैं दे आर मोर वल्नरेबल एंड ऑल। सेकेंड इज टेम्पोरल ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितना होगा, मे बी फॉर 1 month 2 month एंड ऑल। थर्ड इज स्लो ऑनसेट एंड लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन वल्नरेबल सेक्शंस। Drought has been recognized as a disaster in view of its special expense, temporal duration, slow onset and lasting effects on vulnerable sections, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपसे कुछ भी नहीं पूछा है, इट इज जस्ट सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें होगा क्या कि व्हेन यू हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन ड्राउट, यू नो द एक्सटेंट ऑफ इट्स इम्पैक्ट, कितना टाइम तक इसका इम्पैक्ट रहता है, ठीक है, और इसका लास्टिंग इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। यू विल हैव लॉट ऑफ पॉइंट ऑन दिस एस्पेक्ट, लास्टिंग इफेक्ट्स, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट आस्किंग मी एनीथिंग टिल हियर। नाउ रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। विथ ए फोकस ऑन द September 2010 guidelines from the National Disaster Management Authority, discuss the mechanisms for preparedness to deal with likely El Nino and La Nina fallout। देखिए है क्या कि अब इसमें देखें कैसे इस क्वेश्चन में डायकोटॉमी है, दैट इट इज टॉकिंग अबाउट ड्राउट। ड्राउट किस कंडीशन में हो सकता है, एल नीनो के कंडीशन में होता है। ला नीना कंडीशन में हैवी फ्लड होता है क्योंकि रेनफॉल हैवी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो गाइडलाइंस आई हैं एनडीएमए के सितंबर 2010 की, डिस्कस द मैकेनिज्म्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस, हाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज विल हैंडल the situations of El Nino as well as La Nina, that is drought as well as flood। ये दोनों के बारे में पूछ रहा है कि जो गवर्नमेंट का प्रिपेयर्डनेस होगा वो ड्राउट एज वेल एज फ्लड,
फ्लडिंग का जो सिचुएशन होगा हैवी रेनफॉल का, उससे कैसे हैंडल किया जा सकता है। प्रॉब्लम इज दैट कि प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकती है कि यू विल एंड अप राइटिंग एवरीथिंग अबाउट ड्राउट, ठीक है, एंड यू विल गिव मे बी सम पॉइंट्स ऑन प्रिपेयर्डनेस। द थिंग इज दैट कि यू विल मिस द ला नीना पार्ट, है ना। तो यहाँ पे दिस क्वेश्चन हैज ए ट्रैप दैट इट इज ट्रैपिंग यू टू राइट ओनली अबाउट एल नीनो काइंड ऑफ सिचुएशन दैट कैन क्रिएट ड्राउट इन द कंट्री, है ना। और ला नीना बहुत लास्ट में छोटा सा दे दिया है, तो अगर आपके पास 250 वर्ड है तो विल एंड अप राइटिंग एवरीथिंग ऑन एल नीनो एंड ड्राउट कंडीशंस। तो यहाँ पे मोर ओवर ड्राउट्स में भी यू हैव टू राइट ओनली अबाउट द प्रिपेयर्डनेस, हाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज आर रेडी टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। तो इसमें यू डोंट हैव टू राइट अबाउट लास्टिंग इफेक्ट्स, स्पेशल एक्सपेंस, टेम्पोरल ड्यूरेशन एंड ऑल, यू हैव टू जस्ट राइट अबाउट द मैकेनिज्म्स फॉर प्रिपेयर्डनेस। ये होता है कोर, और बाकी ये सब क्या है, ट्रैप है, ठीक है। ऑल राइट, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, ए नेशनल लोकपाल however strong it may be cannot resolve the problems of immorality in public affairs. Now the challenge in such kind of questions is that ki in Lokpal's case, or let's say there is a topic question on Supreme Court or Election Commission, you will have more points on their strength, and we have very little points on immorality, how they will be able to handle immorality in public affairs. तो होता क्या है कि you have to write the weakness or challenges such kind of institutions face when there is a problem of immorality in public life. आपका ये कोर है, स्ट्रेंथ जो है इसका ये ट्रैप है, means you will end up writing more about the strength of these organizations like Lokpal and all, instead of addressing the key demand of the question, that is how that it is very difficult for them to handle problems of immorality in public affairs, ठीक है। All right, I hope I am clear here. Third question, the recent cyclone on the east coast of India was called Falin. How are the tropical cyclones named across the world? Elaborate. अब देखिए होता क्या है कि टॉपिक्स लाइक साइक्लोन आर वेरी पॉपुलर एंड इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेटली। तो उसमें होता क्या है कि यू विल हैव मोर पॉइंट्स टू राइट अबाउट साइक्लोन्स रादर देन देयर नेमिंग, है ना। तो यू कैन राइट अबाउट द स्ट्रक्चर, देयर फॉर्मेशन, देयर ऑनसेट, देयर गोइंग डाउन एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। इसका एक अलग प्रोसेस है दैट यू हैव टू लर्न। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज दैट कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। और कोर डिमांड इज हियर इज नेमिंग। कोर डिमांड यहाँ पे क्या है कि हाउ दे कैन हैंडल इमोरलिटी इन। कोर डिमांड यहाँ पे क्या है कि preparation for El Nino and La Nina kind of fallout in India. I hope these three questions can have made it clear that you should not get trapped in that part of the question which has not been asked from you. ठीक है। Third is a core और Venn diagram. This is very critical. अब देखें, I have taken two questions here. The first is non-cooperation movement gave new direction and energy to the national movement, ठीक है। सी है क्या कि लेट्स से कि दिस इज अ कंट्री इंडिया, हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको। दिस इज अ कंट्री इंडिया, एक सेकेंड, ठीक है, इंडिया, ठीक है। इन इंडिया देयर वेर डिफरेंट नेशनल मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। लेट्स से मेक इट ए डिफरेंट सर्किल। यहाँ पे यू कैन राइट अबाउट मे बी जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। बट इन द एंटायर फ्रीडम मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
there are multiple things that you know, like who were the leaders, रीजन क्या था, ठीक है, रीजन क्या था बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके सक्सेस, उसके फेलियर्स क्या थे, ठीक है, सक्सेस और फेलियर्स क्या थे, एक सेकंड लेट मी ब्रिंग इट, उसके सक्सेस और फेलियर्स क्या थे, ठीक है, उसमें आप कह सकते हो कि उसका इम्पैक्ट क्या था, है ना। तो आप देखिए कि द क्वेश्चन इज आस्किंग कि नॉन कोऑपरेशन movement gave new direction energy to the national movement, means it is talking in long term context, है ना, लॉन्ग टर्म में बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बात नहीं हो रही है कि कितना ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई थी एंड ऑल, वो नहीं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था, ये जो डायरेक्शंस हैं, टर्म्स लाइक न्यू डायरेक्शन एंड एनर्जी टू द फ्रीडम मूवमेंट, इट इज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन था एंड एनर्जी था, उसके बारे में हमें लिखना है, लाइक कि आफ्टर 1920 और 21 जो नेशनल मूवमेंट था वो किस डायरेक्शन में गया, दैट इज टुवर्ड्स एब्सोल्यूट फ्रीडम, है ना। न्यू एनर्जी मीन्स दैट न्यू रिगर इन द एबिलिटी, लाइक कि लोगों को समझ में आया कि दैट वी कैन टेक द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स by different methods, even by peaceful and non-violent means also, ठीक है। तो न्यू डायरेक्शन एंड एनर्जी। अब देखिए इसमें कि why we are trying to understand such kind of questions through Venn diagram is that कि whenever you see questions on popular topics, and CM and CDM are fairly popular among aspirants in terms of their understanding of the topic, कि you will have lot of points, लीडर कौन था, रीजन क्या था, फेलियर क्या था, सक्सेस क्या था, एंड उसका इम्पैक्ट क्या था, कौन कौन सोसाइटी के सेक्शंस उससे जुड़े थे, ठीक है। बट इसमें से कोई भी आपको नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट ऑन द न्यू डायरेक्शन दैट इट गिव एंड द न्यू विगर दैट इट गिव टू द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। सो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, योर आंसर विल बिकम वेरी एक्यूरेट, ठीक है। अदरवाइज यू विल ट्राई टू बीट अराउंड द बुश। ऑल राइट, आई होप आई एम क्लियर हियर। होगा क्या कि व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कोर, और कोर कई बार डिफिकल्ट होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट इट इज इजी टू आइडेंटिफाई, प्रोवाइडेड यू हैव दिस थिंग इन माइंड दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोर। अदरवाइज आप होगा क्या कि जो ट्रैप पार्ट है उसमें आप फंस जाओगे फिर। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, इलेबोरेट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर रीजनली differentiated approach to increase crop production and diversification in the country, to increase crop production and diversification in the country। see है क्या कि now let us try to understand it again through Venn diagram, ठीक है। this is the agriculture sector of India, this is agriculture sector of India, all right। In agriculture sector, the government works on many things like MSP, है ना, insurance, it can be irrigation infrastructure, ठीक है, it can be crop production, ठीक है, it can be diversification, organic farming and all। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, you know more than me, कि एग्रीकल्चर में देयर कैन बी देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑन विच द गवर्नमेंट वर्क्स। अब देखें, आउट ऑफ ऑल दिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स वी आर कंसर्न अबाउट ओनली क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, वी आर कंसर्न ओनली अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सो इसमें एक नया सब कोर बनेगा विच विल टॉक अबाउट crop production and diversification। in the answer we will not talk about MSP, we will not talk about insurance, we will not talk about irrigation। हाँ, ऐसा हो सकता है कि when you are talking about crop production
maybe the government has taken certain steps to promote irrigation in that particular area to increase crop production. उस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हो, बट नॉट एमएसपी और इरिगेशन एज सेपरेट टॉपिक. नो, जो आपका एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड कोर बनता है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है. अगेन अच्छा, क्रॉप प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन पे अगेन यू विल हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स टू राइट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट कि द गवर्नमेंट हियर इज टॉकिंग अबाउट रीजनली डिफरेंशिएटेड अप्रोच. एक सेकेंड. रीजनली डिफरेंशिएटेड अप्रोच, रीजनली डिफरेंशिएटेड अप्रोच. ठीक है. क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन थ्रू रीजनली डिफरेंशिएटेड अप्रोच. अब देखें, इसमें रीजनली की बात हो रही है. देन हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन इंडिया? यू कैन आइदर डिवाइड इंडिया इनटू 4 पार्ट्स, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ऑल. लेकिन यहाँ पे देखें कि इफ यू सी द जोग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, the geography of region determines the agriculture. So if you can see that there are hill areas, there are plain areas, there are river beds. ठीक है. उसके बाद क्या है? हिल एरियाज, प्लेन एरियाज, रिवर बेड्स. चाहे आप चले जाएं कि एक्सट्रीम हाइट्स पे आप चले जाएं, है ना. तो है क्या कि यहाँ पे यू हैव टू टॉक अबाउट रीजनली डिफरेंशिएटेड अप्रोच. मे बी गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट अप्रोच टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिफिकेशन इन हिल एरियाज. इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन एरियाज. मोर ओवर देर आर ड्राई लैंड रीजन्स. ठीक है. दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 42% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंड. जितना भी क्रॉपिंग एरिया है इंडिया का, dry land regions contribute around 42%. So the government will definitely have different approach for these dry land regions. ठीक है. So I don't want to make it more complicated, but let us understand once again that कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर की. In agriculture there can be many things on which the government is working, but out of those many things we have to talk about crop production and diversification, and crop production and diversification in the context of different regions. तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इन हिली एरियाज टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, इन प्लेन एरियाज, इन ड्राई लैंड रीजन्स. ठीक है. तो कोर ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं दैट वी मेक वेन डायग्राम टू अंडरस्टैंड द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. बट डज इट मीन दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल यू विल बी मेकिंग कोर? नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है. यू शुड प्रैक्टिस सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सो दैट कि द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. तो आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे समझ में आ जाता है. देखिए पर्पस क्या होता है ना कि टू आइडेंटिफाई द जो कोर डिमांड है, कोर डिमांड आइडेंटिफाई करने का पर्पस ये होता है अगेन जैसे मैंने आपको बिगिनिंग बताया सिग्निफिकेंस में कि योर आंसर विल लुक मोर एक्यूरेट. यू विल नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश. ठीक है. अच्छा, होता भी क्या है कि मेनी ए टाइम्स वी डू हैव क्वालिटी content, but we are unable to use this quality content to improve our marks, है ना. तो जब हमारे पास क्वालिटी कंटेंट है, वी कैन यूज इट स्ट्रेटेजिकली टू improve our marks, and we can use it only when we are able to identify the core demand of the questions, and we will able to identify core demand only when we have done sufficient practice. ठीक है. All right. Now coming to the next part, that is flow of the question. Flow of the question बहुत ईजी है समझना. Like अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, it says that the new economic policy of 1921 of Lenin had influenced the policies adopted by India soon after independence. Means the policies of 1950s, 60s, and maybe perhaps to some extent of the early 70s. जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने दैट व्हेन द गवर्नमेंट वेंट फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, दिस वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर. दिस पॉलिसी ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर. तो यहाँ पे ये बात करें कि हाउ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लेनिन ऑफ 1921 इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया सून आफ्टर इंडिपेंडेंस. इवेलुएट. ठीक है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया,
वी विल नॉट टॉक अबाउट 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, जो रिसेंट में रिफॉर्म्स हो रहे उनकी बात हम नहीं करेंगे। इनफैक्ट 1980s की भी हम बात नहीं करेंगे, जब आईटी सेक्टर में रिफॉर्म हो रहे थे, चाहे कई सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म होने शुरू हो गए थे, है ना, इसकी भी हम बात नहीं करेंगे। जो डिस्कशन होगा हमारा होगा, इट विल बी लिमिटेड फ्रॉम 1950s टू 1970s अर्ली, ठीक है। तो फ्लो ऑफ द क्वेश्चन मीन्स द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम 1921 टू 1970s, 1921 इन रशिया टू 1970s इन इंडिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो जो टाइम का कॉन्टेक्स्ट है वो समझना आपके लिए जरूरी है। नाउ कमिंग टू दिस सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? व्हाट आर द implications in raising these rates? Implications की बात हो रही है, it means it is talking in future context. So let's say the RBI today decided to increase the repo rate and reverse repo rate. इसके implications क्या होंगे फ्यूचर में, आने वाले समय में भी, 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। ये जो क्वेश्चन था पहला वाला, इट वॉज फ्रॉम पास्ट टू अगेन पास्ट, लेकिन ये पास्ट क्या था, इट वॉज 1921 एंड दिस पास्ट वॉज टिल 1970s, ये डिफरेंस है, ठीक है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन रादर, व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? प्रेजेंट चैलेंजेस, अगेन प्रेजेंट टेंस में बात होगी। हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। Provide an opportunity for crop diversification, it means that the technologies are emerging, maybe they have emerged in the recent past like 5-10 years, or there is a research ongoing in agriculture technologies, और अपॉर्चुनिटी कब की बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में। तो जो पहला पार्ट होगा आपके क्वेश्चन का, इट विल बी इन प्रेजेंट टेंस, और जो सेकेंड पार्ट है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक है। ये फर्क है दोनों पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट इज इन प्रेजेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। तो बहुत क्लैरिटी हो वाइल राइटिंग आंसर, विदर टेंसेस बहुत करेक्ट होने चाहिए आपके आंसर, क्योंकि कहीं भी आपका टेंस में अगर मिस्टेक आता है तो माई गट फीलिंग इज दैट दे विल डेफिनेटली पेनलाइज यू, क्योंकि यू हैव चोजन इंग्लिश मीडियम ऑफ राइटिंग योर आंसर बाई योर ओन, ठीक है। देयर आर अदर रीजनल लैंग्वेजेस इन विच यू कैन राइट योर आंसर, लेकिन इंग्लिश ही आपने चूज किया है। देयरफॉर हालांकि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर, मतलब कि बहुत कोई डीप ग्रामरली मिस्टेक उसकी बात मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल ऑफ अस मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग, है ना। बट कुछ जो सिंपल मिस्टेक्स हैं, है ना, वास विल में फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए, इज आर में फ़र्क समझ में आना चाहिए आपको, तो ये मिस्टेक आप न करें in the examination hall. Now coming to the last part, qualifying the theme, ठीक है। qualifying theme मतलब क्या होता है, we will see it through question. how far do you agree that the behavior of the Indian monsoon has been changing due to humanizing landscape? discuss. अब देखें क्वेश्चन पूछ रहा है, how far do you agree that the behavior of Indian monsoon has been changing due to humanizing landscapes, ठीक है। अब how far do you agree that, let's say कि you agree to this extent, नहीं यहाँ पे आप एग्री किए, then you disagree कि yes the Indian monsoon have been is changing due to the humanizing landscapes, है ना। I agree, maybe you have 5 points to write here, but not completely. You can say that monsoon, the long term changes in the behavior of the monsoon is very difficult to understand, and still the scientists have not been able to figure out the long term behavior of the monsoon. In the past of India or Indian subcontinent, the monsoon has had different kind of behavior, ठीक है। So the change in Indian monsoon is whether it's due to the humanizing landscape aspect or whether it's due to the natural change in the behavior of Indian monsoon itself. हालांकि we have sufficient evidence to talk about the anthropogenic aspect
on Indian monsoon and in fact entire climate. But you can take stand after writing, let's say, 5 points, that no, there is very limited research. There is very limited research on the long-term behavior changes of the Indian monsoon or in fact climate. ठीक है, we have had ice ages in the past, so that point you can bring. तो qualifying the theme का मतलब क्या होता है कि that you agree to certain extent, then you disagree politely. ठीक है, ये होता है हाउ फार डू यू एग्री. क्वालिफाइंग द थीम, क्वालिफाइंग कर दिया है दैट यू डोंट हैव टू एग्री इंटायरली. देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, जो स्टेटमेंट होता है, अट टाइम्स द क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इज वेरी एम्फैटिक दैट यू कैनॉट स्टैंड अगेंस्ट द सेइंग ऑफ द स्टेटमेंट, है ना. अगर आप देखें कि व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस, तो आपको चैलेंजेस ही लिखना है इसमें. यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ moderates prepare a base for wider freedom movement. Role of moderates, ठीक है. To what extent did the role of moderates prepare the base for wider freedom movement? See, we cannot disagree or we cannot discard the role of moderates. They did had certain very significant role, but we cannot say that we could have had freedom just due to the moderates in India. ठीक है, आप देख लें, there were multiple streams of national movement. ठीक है, there were moderates, there were revolutionaries, there were farmers movement, है ना, there were women movement. तो तमाम तरह के मूवमेंट्स थे इंडिया में बिफोर 1947. अच्छा, इट इज आस्किंग कि टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर ए बेस फॉर द फ्रीडम मूवमेंट. यू कैन से दैट यस, मॉडरेट्स डिड देयर जॉब ऑन देयर पार्ट, है ना, जो भी उनका रोल था उन्होंने फुलफिल किया. बट लेट्स से यू हैव मे बी 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, देन यू कैन से दैट नो. I mean, no means you don't have to write the word no, but you can say that ki other movements or other streams also had a role in the freedom movement of India, like farmers movement, ठीक है, like movement of business persons. They were also kind of financing the Indian leaders. Role of women, है ना. तो इस तरह से आप जो है अलग अलग जो है बाकी जो भी एस्पेक्ट्स रहे फ्रीडम मूवमेंट के अदर देन मॉडरेट्स, आप रिवोल्यूशंस के बारे में लिख सकते हो. ठीक है, तो इसमें क्या है कि यू डोंट हैव टू एग्री इंटायरली, नो कि वी गॉट फ्रीडम ओनली ड्यू टू द रोल ऑफ मॉडरेट्स. नो, यू कैन से दैट ऑफ कोर्स मॉडरेट्स हैव हैड वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर प्रिपेयरिंग द बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, बट इट इज द अदर मूवमेंट्स एज वेल. कई बार ना इन पॉलिटिकल साइंस में टर्म यूज किया जाता है सब एल्टर्न. सब एल्टर्न का मतलब ये होता है कि एक जो मेन होता है और एक जो होता है कि बाकी और लोग होते हैं. इंडिया में जिस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री लिखी गई है, इट सीम दैट कि कांग्रेस इज एक ही पार्टी थी जिसने हमें फ्रीडम दिलाई. नहीं, जो सब एल्टर्न हिस्टोरियंस वो बताएंगे कि दलितों का अलग मूवमेंट था, वीमेंस का अलग मूवमेंट था, रिवोल्यूशंस का अलग था, फार्मर्स का अलग था, और ये सब दे हैड मोर वाइडर बेस देन द कांग्रेस. कांग्रेस एक एलिटिस्ट पार्टी हुआ करती थी बिफोर गांधी. तो वी कैन से कि yes, Congress have had role in the preparing the base for the wider freedom movement, but still there were other movements which were running parallelly to the mainstream moderates or mainstream Congress party. ठीक है, तो क्वालिफाइंग थीम का मतलब ये होता है कि यू एग्री टू सर्टेन एक्सटेंट बट यू डोंट हैव टू एग्री इंटायरली, है ना. बट if you are agreeing, you have to give reasons. If you disagree, you have to again give reasons, है ना. जब भी हम बात करते हैं that we have to write a balanced answer, see balanced answer does not mean that we have to just balance the number of words, है ना. ऐसा नहीं होता है क्योंकि अगर आपने 5 पॉइंट लिखा तो सब में आपने 10-10 वर्ड लिखा. नहीं, बैलेंस्ड आंसर का मतलब ये होता है कि when you are emphatically saying कि this is the point, then you have to give reason for that, then your answer will look balanced. ठीक है, सो क्वालिफाइंग थीम का मतलब ये है दैट यू कैन एग्री टू सर्टेन एक्सटेंट, देन यू कैन डिसएग्री, है ना.
So whether you agree or whether you disagree, you have to give proper points or proper reasons behind that. ठीक है. So this was the last aspect of answer, and I hope things are more clear now. All right. So ये थी बात about significance of daily answer writing as well as decrypting the means question. इसको जो भी हमने बात की about part, singular, trap, core and all. This is about decrypting means decoding the different aspects of answer. जो नेक्स्ट हमारा होगा डिस्कशन वो होगा ऑन द कमांड वर्ड्स. इसके बारे में एक सेपरेट रिकॉर्डिंग करूंगा इसके लिए कि जो भी कमांड्स यूज़ किए जाते हैं यूपीएससी में उनका मीनिंग क्या होता है. ठीक है. एंड हाउ वी कैन एक्यूरेटली आंसर अवर क्वेश्चन बाय अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ कमांड वर्ड्स. ठीक है. वो भी हम देखेंगे. इसके अलावा वी विल सी इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है. ठीक है. इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, कुछ एक्स फैक्टर्स क्या हो सकते हैं आपके आंसर्स में जिससे कि योर आंसर विल लुक मच बेटर देन अदर्स. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू वेरी मच.